रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को राशिद हबीब का सलाम। नाजरीन, ख़बर आज की यह है सनसनीखेज़ के एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 के दरमियान है, आज रेड जोन में हसास तरीन मुकाम पर यानी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स के दरमियान में खड़े होकर रोड पर उसने कलाशनकोव से फायरिंग शुरू की और ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये 3:10 का वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज़ छुट्टी करके अपने घरों को जा रहे होते हैं और वहाँ खड़ी हुई बस में सवार हो रहे होते हैं। इस वक्त उसने अचानक नमूदार हुआ और ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए और कलाशनकोव से फायरिंग शुरू कर दी। हसास इलाका है, पुलिस बहरहाल वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है, जिन्होंने पुलिस वालों ने फ़ौरन पहुँचकर उसको काबू किया और अपनी वैन में डालकर गिरफ़्तार करके थाने ले गए, जहां उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है, कानूनी कार्रवाई। लेकिन थाने में भी जो उसकी तस्वीर आई हैं वो देखा गया है कि वो उस पर किसी किस्म का कोई खौफ तारी नहीं है और वो पुलिस वालों के दरमियान बैठकर भी ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ये वो वाक़या है जो आज 5 अगस्त के रोज़ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जगह पर हुआ और जहाँ हसास तरीन इलाके में जहाँ जगह जगह नाके लगे हुए हैं। एक नाका मैरियट के करीब है, दूसरा नाका जियो चौक पर है, जो वहाँ जो रोड ब्लू एरिया से ऐवान सदर की जानिब आ रही है वहाँ पर परेड ग्राउंड के शुरू में, और तीसरा नाका रेडियो पाकिस्तान पर है, जहाँ किसी भी आदमी को जो गाड़ी में भी आ रहे हों उनको भी अगर वो ज़रा सा भी उन्हें शक गुज़रे उनकी शक्लों पर तो फ़ौरन उनको रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं और इनके कार्ड चेक किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी की डिग्गी की तलाशी भी ली जाती है। ये नौजवान कलाशनकोव समेत उस इलाके में, हसास तरीन इलाके में पहुंच गया जहां आने जाने वालों की हर लम्हा तलाशी होती है और उनको चेक किया जाता है। नाज़रीन, और ये इस किस्म के अजीब व गरीब वाक़यात इस्लामाबाद में होते रहते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले एक कोई असद साहब कुछ साल पहले आ गए थे ब्लू एरिया में और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को, उस ब्लू एरिया के पूरे कमर्शियल एरिया को सारा दिन यरगमाल बनाए रखा, फायरिंग करते रहे और इस्लाम नाफिज करो का नारा लगाते रहे। वो अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ थे। इस्लामाबाद की पुलिस तमाम दिन उसके सामने बेबस रही। शाम को जाके कहीं उसको गिरफ़्तार किया जा सका, वो भी फायरिंग करके उसकी टांग पर, लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ, उसकी बीवी कहाँ गई, बच्चा कहाँ गया, वो ख़ुद कहाँ है, कुछ पता नहीं। इस किस्म के वाक़यात अगर ट्रेस नहीं होते तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। आज ख़त्म नबूवत के नाम पर जो फायरिंग कलाशनकोव से हवाई हुई है वो कल किसी जज पे या किसी पार्लियामेंटेरियन पे भी बाआसानी इसी तरह का अगर सिलसिला चलता रहा तो अल्लाह माफ़ करे हो सकती है। न जाने हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों इस मामले को कब और कैसे सीरियस लेंगे और ये जो जुनूनी पाकिस्तान में पैदा किए जा रहे हैं इन पर काबू पाने के लिए पार्लियामेंट या कानून के नाफिज करने के ज़िम्मेदार अदारे कैसे कोई हिकमत अमली मुरतब करेंगे और उस पर अमल दरामद करवाएंगे। नाज़रीन, जो दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस हुआ और एक दफ़ा फिर बैशिंग हुई है नैब की, चेयरमैन नैब की, इस हवाले से कि एक नैब का एक मिडल पास मुलाजिम डीजी बनकर लोगों को फ़ोन करता और ब्लैकमेल करता और उनसे पैसे लेता रहा, जिस पर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने, जिस डीजी का वो नाम लेता रहा, इरफान मंगी, उनसे पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका नैब में ओहदा क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो बाई क्वालिफ़िकेशन एक इंजीनियर है और नैब में डीजी के ओहदे पर तैनात हैं और उनकी तनख्वाह 4 लाख से ज़ायद है। जिस पर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने सवाल किया कि क्या आपको क्रिमिनल केसेस का कोई एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन का, जिस पर अदालत शदीद बरहम हुई और ये कहा कि चेयरमैन नैब कैसे अपने मनपसंद लोगों की बगैर कानून के तकरीरियाँ कर सकते हैं। वो अब जज नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तलब भी किया जा सकता है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने कहा कि हम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से नहीं डरते, डिक्टेटरों से डरते हैं और नैब का वो हाल हो गया है कि नैब का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है और नैब हर वो गैर कानूनी हरबे इख्तियार कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए। बार बार मौक़ा दिए गए लेकिन नैब संभलने में नहीं आ रहा। लगता है कि नैब के लिए कानून की ट्यूशन की क्लासेस लगानी पड़ेंगी। जस्टिस मुशीर आलम
بھی اس موقع پر خاموش نہ رہ سکے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قانون کی عملداری کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں سے نمٹنا ہوگا۔ عدالت نے چیئرمین نیب سے تمام تقرریوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے انہیں وارن کیا ہے کہ وہ غیر قانونی اقدامات سے باز رہیں، اور مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کا جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے جو چل رہا ہے، باقیوں کے لیے ہاٹ ہوگا، میں اس کو ہاٹ اس لیے نہیں سمجھ رہا کہ جو اقدام کیا گیا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ پاکستان کے نقشے کو نیا نقشہ بنا کر اس کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کر کے اس میں انڈین جو اوکوپائڈ کشمیر ہے، ایلیگلی اوکوپائڈ کشمیر جس کو کہا جا رہا ہے، اس کو بھی پاکستان کا حصہ ظاہر کر دیا گیا ہے، اور اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو اگر تو اس طریقے سے علاقے فتح ہو سکتے ہیں پاکستان کے نئے نقشہ جاری کر کے اور ان علاقوں کو شامل کر کے، تو بہت بہت مبارک ہو حکومت کو بھی، فوج کو بھی، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بھی، کہ بیٹھے بٹھائے کشمیر فتح ہو گیا، اور کیا چاہیے، جو 70 سال سے ایک مسئلہ تھا۔ اور اگر اسی طرح فتوحات آگے بڑھنی ہے تو کیوں نہ نارتھ کی طرف نقشہ آگے بڑھا کے افغانستان بھی اندر لے لیں، اور ادھر سے مشرق کی طرف سے نقشہ لمبا کر کے دلی تک کا علاقہ اندر لے لیں، مسئلے ہی حل ہو جائیں گے سارے۔ میں اس مسئلے پہ مزید کوئی اس لیے بات نہیں کروں گا کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی محض ایک مضحکہ خیز عمل اور بیوقوفی ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر جانیں اور ان کی حکمت عملی جانیں، ہم تو اس کے نتائج دیکھیں گے آگے کم از کم۔ اگر یہ حکومت ٹینیور پورا بھی کرتی ہے تو 3 سال، اور 3 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ امتحان ہم ووٹ کا دے کے راہ دیکھیں کیا ہے نتیجہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو خبر بر وقت موصول ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔